हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत मस्त चल रही होगी। ठीक है बच्चों, और आपने इससे पहले वाले सारे लेक्चर देख लिए होंगे, है ना। आज हम करने वाले हैं जो वैल्यू है ना आपकी जी की, वो वैल्यू जी की क्या होती है आपकी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। एक क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले अपने लेक्चर में क्या डिफाइन किया था, जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब जैसे कि अगर ये आपकी कैप है, जैसे आप मेरा पहला लेक्चर देखोगे ना, इससे पहला लेक्चर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, आप एक्सपेरिमेंट भी देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया है मैंने। ठीक है, तो आपके लिए आप मतलब अगर आप उसको देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि जी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अपना मास क्या लिया था, इस कैप को लिया था, इसका मास। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले क्या ड्राइव किया था, जी की वैल्यू, जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब मैं उसी को ही डिफाइन करूंगा, थोड़ा बहुत आपको मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करी थी। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा पहले कैसे कैसे किया था, जी की वैल्यू कैसे आई थी, हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ये आपका फोर्स है। ठीक है, फोर्स हमने एक फोर्स होता है एम इन टू ए, हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, हमें क्या पता है फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन का। अगर ये इस कैप को मैंने ड्रॉप किया, इस हाइट से ड्रॉप किया, तो इसमें क्या होगा आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से होगा, एक फोर्स की वजह से होगा। वो फोर्स कौन सी होगी आपकी, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। जो जी होगा, जी है इसमें आपका, जी क्या है आपका, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया जो ये मास है ना आपका, ये इस कैप का मास है। ठीक है, ये इस कैप का मास है आपका। ठीक है, ये जो कैप है ना आपकी, ये इसका मास है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एक हमारी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होती है, एम। अगर मैं इस बात करूंगा कि इस अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो मास है और जो अर्थ है हमारी, क्लियर, जो हमारी ये इसका मास और ये अर्थ का मास, इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये दूसरे को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो अब वो कैसे खींचेगी, एम मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल एम, ये कैप है, कैप का मास है वाला मास ऑफ कैप। ठीक है, मास ऑफ कैप, और ये डी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया था इसमें, हमने पहले क्या किया था कि इन दोनों को इक्वेट किया था, तो ये मास ऑफ कैप इक्वल टू लिख दिया था मैंने, इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें जो मास हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, वो इस कैप का जो मास है ना उसके इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो इस ग्रेविटेशन पे मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस जो इस कैप के मास के इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इस मास जो आपका एक्सीलरेशन है ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है इस मास पे, जो उसका मास है आपका इस कैप का, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब वो कैसे इंडिपेंडेंट है, वो यही हमने किया है। ये मास ऑफ कैप है आपका, ये हमने दोनों के इक्वेट कर दिया है। ये आपका मास स्मॉल मास आ गया, और ये क्या आ गया आपका डी स्क्वायर। तो हमारा क्या इससे हमने ये जो कैप का मास है हमने कैंसिल कर दिया। जो हमारा जी का फॉर्मूला आया है ना हमारा अपॉन डी स्क्वायर, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है इस कैप का मास दिख रहा है, इस कैप का मास दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, स्मॉल एम हमने कट कर दिया है। तो यही बताना चाहता है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, किसके, जो किसी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, हमने इसमें कैप लिया था, अगर आप किसी पत्थर को उछालोगे, ठीक है, तो उसका मास हो जाएगा
ठीक है। अगर आप अपना मास लेना चाहते हो तो आपका मास भी हो जाएगा, ठीक है। बट वो क्या रहता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहती है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी करवाया है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट भी देखिए, अगर आपको अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आता, कहीं भी डाउट आता है, तो आप क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये जो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब ये कैप था ना हमारा, इसका मास जो हमने यहाँ लिखा था, वो आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स जो जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इसमें इस फॉर्मूले में आपका जी, ये इसका मास नहीं आएगा। यही हमने प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। समझ में आया? क्लियर? तो ये था हमारा इससे पहले जो हमने किया था। अब हम जो करने वाले हैं ना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे क्या कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी होती क्या एक्चुअल में अर्थ में, ठीक है। तो हम वही आज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आया था बेटा? जी इज इक्वल टू आ गया था हमारा जी, ये मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा मास था ना, ठीक है, इस कैप का मास था, ये कहाँ पर हम कर देंगे, इसको कहाँ रख देंगे? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, हम इसको यहाँ रख देंगे। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, ये आपका सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक, ये आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जी की वैल्यू क्या आएगी हमारी? जी एम, और इसमें सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मास से बहुत कम है, तो इसका जो सेंटर इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस क्या ले लेंगे, हम आर ले लेंगे, ठीक है। क्लियर? जो हम डी इक्वल टू आर कर देंगे यहाँ पर। तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को ना, कि ये सर यहाँ डी था, यहाँ आर कैसे आया? तो यहाँ पर बेटा कि जो डी है वो एक्चुअल में है क्या? सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, मास और अर्थ ऑफ मास का, कोई ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ ऑफ मास का सेंटर डिस्टेंस होता है, ठीक है। इस कंडीशन में हमने क्या किया है, जो मास जो है ना वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के मास, तो हमने उसको नेग्लिजिबल कर दिया है। अगर हम उसको नेग्लिजिबल कर देंगे तो क्या होगा, ये निकल के आएगा हमारा, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है, इसलिए हम डी जो सेंटर डिस्टेंस है उसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकते हैं। ये आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ है। इस वजह से आता है, डाउट आता है बच्चों को, उसमें बहुत डाउट आता है, समझ में नहीं आता है बच्चों को कि सर यहाँ डी था, हमने आर लिख दिया है। एक्चुअल में होता डी है, ठीक है, बट हम उसको आर लिख देते हैं। कब लिख देते हैं? कंडीशन क्या है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है अर्थ की सरफेस पे होता है, ठीक है। अब जो हम उसको आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि डी होता है ना, डी क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस होता है बेटा, इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, और उसमें जो डिस्टेंस हो जाता है वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, आर का स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आया समझ में या नहीं आया? आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम क्यों उसको करते हैं सेंटर डिस्टेंस को, ये इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ठीक है। ये डी इज इक्वल टू आर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या करा है, ये जो मास है ना इसका, जो यहाँ सेंटर होगा, ठीक है, ये मास बहुत छोटा है, लेस मास है इसमें बहुत, ठीक है, बहुत कम है ये एज़ कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। तो हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो हमारी डिस्टेंस कौन सी निकल के आएगी? अगर मैं इसको नेग्लिजिबल कर दूँगा तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेंगे, ये हमारा सेंटर है। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, सपोज करो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हमारा अर्थ पूरा स्फीयर तो होता नहीं है, तो इस तरीके से आएगा। तो हमने क्या लिया इसको, ये आपका सेंटर है सपोज, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू आर ले लिया। क्लियर? अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया, हमने क्या करा है इसमें, डी इज इक्वल टू आर वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालनी है कि जी की वैल्यू जो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कब होती है? जब वो अर्थ के सरफेस पे होती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक, जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, इट मीन्स जैसे ही वो कोई ऑब्जेक्ट हमारा, अभी तो हमारा इस पे है, इसके सरफेस पे है, अभी जैसे हमारा ये क्या है, ये अर्थ है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये आर है। अभी ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब यहाँ से उठ के वो यहाँ चले गए, ठीक है, यहाँ चले गया, तो अभी इसका ये डिस्टेंस बढ़ गया है,
तो हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो ये इसका d प्लस इसका डिस्टेंस, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम g की वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऑन द अर्थ पे निकाल, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्लियर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कैसे निकालेंगे इसमें बेटा, हमें वैल्यू ऑफ g पता है, g क्या होता है हमारा, g होता है 6.7 ले लेते हैं इंटू 10⁻11 न्यूटन। न्यूटन क्या होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। मास ऑफ अर्थ क्या होता है आपका, मास ऑफ 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं यहाँ पर। अब इसमें रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 होता है ना, 10⁻6 होता है, ठीक है। रेडियस किस में निकल के आता है, मीटर स्क्वायर में निकल के आता है, मीटर में निकल के आता है, ठीक है। तो हमारी, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमने लिखी है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब जी की वैल्यू क्या होगी हमारी, जी की वैल्यू हो जाएगी 6 पॉइंट, इसमें अगर पुट करेंगे तो 10⁻11 इंटू एम कितना है 6.4 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 6.7 इंटू 6.4 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 6.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता, और इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ऊपर क्या लिख बचा है आपका 24, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस, ये तो पता, ये चीज़ें तो पता होंगी ना आपको कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। बेस सेम है, इसमें ये 10 का है आपका, ये भी 10 है, तो उसमें पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कैसे आया इसको ऐड करके, हमारा आया, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 13। तो 6 पॉइंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पॉइंट, क्या लिख सकता हूँ, 6.7 इंटू 6.4 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, प्लस का आएगा, ये हमारा प्लस का है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12, ये 12 है, ये 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 6.7 इंटू 6.4 इंटू 10 अपॉन, सॉरी 6 होगा, 6 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 6 है, 6 होती है बेटा, ठीक है, ये रही 6 होती है ना, ठीक। 6.4 इंटू 6.4, अगर आप इसको कैलकुलेट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 7 जा 42, 4 6 जा 36, और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40.2 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 64 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 6 4 जा 25 इंटू 6 4 जा 24 टू 6 या 36 38, तो ये आ गया आपका 6 9 10 4 4.96, ये क्या आएगा 40.96, ठीक है। ये आपका क्या था 10 था यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना आएगा 440, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो क्या हो जाएगा 402 डिवाइडेड बाई 40.96, इसको मैं कट करूँगा तो हमारा क्या वैल्यू आएगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं जी की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यानी यहाँ वैल्यू पुट लिख देता हूँ, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा होगा ना क्लियर कि कितनी वैल्यू निकल के आई है हमारी यहाँ से। हमारा हमने जो कैलकुलेशन करा है, हमने सिंपली क्या करा है, वैल्यू हमने पुट कर दी है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, और रेडियस रख दिया है, जी की वैल्यू रख दी है, जी की वैल्यू होती है 6.67 या 6.7 इंटू 10⁻11, एम की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ अर्थ, ठीक। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई, जो हमारी वैल्यू हम पुट करते हैं, वैल्यू को हम कहाँ से पुट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करा, इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपके जो मास, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आपके अर्थ सरफेस पे है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो हमने वही आज कैलकुलेट किया है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ तक
देख लो बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, जो हमारा अर्थ होता है, आप सभी को पता होगा, जो हमारा अर्थ होता है एक प्रॉपर स्फीयर नहीं होता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिकल टाइप में होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हमारा दो चीज़ें होती हैं, पोल होता है और इक्वेटर होता है, ठीक है। अर्थ में क्या होता है हमारा, अगर मैं इसको अर्थ को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो ये एक तो हमारा ये होता है और एक सेंट्रल, तो हम इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये है हमारा पोल, यहाँ पर ये पोल है, ठीक है, और ये सेंटर ले लिया इसको, क्लियर। तो इसमें जो ये डिस्टेंस होता है ना बेटा, ये ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, और इसके कंपेरिजन में ये कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, जो जी की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है या पोल पे ज़्यादा होती है। तो आप कैसे निकालोगे, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अभी जो हमने अर्थ पे लिया था वो हमने आर लिया था, ऑन एन एवरेज वैल्यू जो अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ क्या है हमारा, अर्थ क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका, एक मतलब स्फेयर है, एक प्रॉपर स्फेयर नहीं है वो आपका, ठीक है। आपका प्रॉपरली स्फेयर नहीं है, वो क्या होता है एक इलेप्टिकल टाइप में होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू इक्वेटर, आपने पोल के बारे में पढ़ा होगा पहले, ठीक है। जो पोल का डिस्टेंस होता है ना वो कम होता है, ये क्या होता है लेस होता है, इसका ये मोर होता है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। तो बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इसमें क्या है आपका कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इसमें इन्वर्स, ये इन्वर्सली स्क्वायर है ना, इट मीन्स अगर डी की वैल्यू 6 होगी, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, डी की वैल्यू मैंने पुट करी है 6 मीटर, ठीक है, सपोज करो डी की वैल्यू 6 है, तो जो फोर्स निकल के आई है, जो ग्रेविटेशन निकल के आएगा वो कितना टाइम कम हो जाएगा, 36 टाइम कम हो जाएगा। अगर मैं इसमें पुट करूँगा ना, जी किसके प्रोपोर्शन होता है 1/d के स्क्वायर के, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है आपका, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स कि जी की वैल्यू, डी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या पता चला कि अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और जो फोर्स भी होगा वो भी, हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। जितना ये बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है, इक्वेटर पे ज़्यादा है ना, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो उतना ही फोर्स क्या होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये था हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर। और क्वेश्चन आता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो किस पे ज़्यादा होता है, पोल पे ज़्यादा होता है या इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, तो उसका आंसर ये है, ठीक है, क्लियर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो बेटा, है ना, और लाइक को सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइबर मतलब नहीं हो पा रहे, बहुत कम चल रहे हैं, ठीक है। जितने व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आपसे मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको अच्छी लगती है ना वीडियो, अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप थोड़ा सा कनेक्ट होइए, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो आप मुझे कनेक्ट करो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। सब्सक्राइब करो चीज़ों को, जिससे मैं और अच्छी वीडियो लाऊं और आपका मतलब जो कंसेप्ट है फिजिक्स का उसको और ज़्यादा क्लियर करूँ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है बच्चों। अब मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, छोटी छोटी अपने लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। आपको ये ना लगे कि प्रेशर की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो जैसा आधे घंटे की। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम मैं वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्लियर। तो सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप उसको बढ़ाओ, ठीक है बच्चों। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना वीडियो देख रहे हो चले जा रहे हो तो नहीं,
लाइक भी करो उसको, सब्सक्राइब भी करो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाऊँगा और अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।